सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स त घणियूं आहिनि, पर सिंधियुनि जी सिंधियुनि लाइ हिकड़ी बेस्ट साइट आहे रिश्तो.com, जेका रिश्तो मीट नाले फ्री मीटिंग रूम जी सहूलियत पिण प्रोवाइड कंदी आहे, उहो बि रिफ्रेशमेंट सां गॾु, जेको तव्हांजे होटलुनि जा वॾा बिल भरण खां बचाईंदी आहे। रिश्तो.com वर्ल्ड जी हिकड़ी इहा साइट आहे जेका इहा फैसिलिटी प्रोवाइड कंदी आहे। किन सिंधी परिवारनि जो त इहो चवणु आहे त रिश्तो मीट हुननि जे लाइ हिकु लकी चाम आहे, त पोइ देर छा जी, अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर महानगर पालिका के जल्द चुनाव होने वाले हैं, जहां राजनीतिक पक्षों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राजनीतिक चर्चाओं को लेकर उल्लासनगर बीजेपी अध्यक्ष राजेश वद्रिया जी से मुलाकात की गई। इस मुलाकात में राजेश वद्रिया ने दावा किया कि चुनाव में बीजेपी 45+ सीटें जीतेगी। और जब राजेश वद्रिया जी से पूछा गया कि क्या कालानी एक बार फिर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, तो क्या कहा राजेश वद्रिया जी ने, आइए जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष हो, लेकिन जब आपको अध्यक्ष पद मिला तो यह कुछ चर्चाएं थी कि आप कालानी का साथ छोड़कर आए, बीजेपी में शामिल हुए, उस समय ही हुआ आपको, तब शायद आपको यह अध्यक्ष पद मिला है। इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे जो अध्यक्ष पद मिला है वो देवेंद्र फडणवीस जी, बावन कुले जी और रविंद्र चौहान जी के आशीर्वाद से मिला है। शहर में आप किसको देंगे? और वो आशीर्वाद आमदार कुमार अलानी जी के नेतृत्व में मिला है, और वो जो आशीर्वाद मिला है वो मेरी डेडिकेटेड काम के लिए मिला है। बिगड़ काम के कुछ नहीं मिलता है। जो मैंने लगन से कंटिन्यूस 8 साल भारतीय जनता पार्टी में रहकर भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने का कार्य किया, तो उस कार्य को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे वरिष्ठों ने मेरा अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। आपने कहा कि आपके काम को, आपके कार्यों को देखकर पार्टी के वरिष्ठों ने आपको दिया, लेकिन शहर में कुछ चर्चाएं ऐसी है कि आप कालानी के साथ बहुत समय से थे, आप पप्पू कालानी को अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हो। चुनावों को देखते हुए ऐसा है कि लोहा लोहे को कैसे काटता है, यहाँ पर वो चीजें सब दिखती है। देखिए, ये पत्रकारों की सोच हो सकती है, लेकिन पार्टी जब भी किसी को चुनती है तो उसके गुण और दोष दोनों को देख के ये फैसला करती है कि इसको कौन सी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए और किस समय पे दी जानी चाहिए। ये पार्टी फैसला करती है। वरिष्ठों के पास बहुत सी जानकारियाँ होती हैं जो यहाँ शायद लोकल लोगों को ना हो, और बहुत सोच समझ कर ये फैसले किए जाते हैं। तो जो उन्होंने फैसला किया है तो वो मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ कर मेरा पूरा बैकग्राउंड देख के ही किया है। तो या जो मैंने आपको कहा कि लोहा लोहे को काटता है, ये इसलिए था क्योंकि आप कालानी के साथ बहुत समय गुजार चुके हो। चुनाव के समय 2017 के चुनाव में भी आपने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें आपको भी बाद में स्थायी समिति का सभापति पद मिला, पंचम कालानी को महापौर पद मिला, जिसमें आपको सुपर महापौर कहा जाता था। तब ये चीजें सामने आती है कि लोहा लोहे को काटेगा। इन चीजों को फिर आप कैसे मना कर सकते हैं? मैं तो मना कर भी नहीं रहा हूं। मैं किसी भी, देखिए, जब भी एक कहावत है कि किसी का भी जो भी भविष्य है वो भविष्य कैसे बनता है कि पिछले गुजारा हुआ जो समय है, जो हमारा एक्सपीरियंस्ड है, जो हमने कार्य किए हैं, उसको देख के ही मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए ठीक है, सब अच्छा है। राजेश वद्रिया जी अब अपनी कार्यकारिणी की घोषणा कब तक कर सकते हैं? बहुत जल्द। इस कार्यकारिणी में आपके साथ कौन होंगे? नए चेहरे होंगे कि पुराने कार्यकर्ता जो आस लगाए बैठे, ऐसे लोग भी कुछ दिखने लगेंगे जिनको पिछले समय शायद नाकार दिया गया था? मैं
नाकारने के शब्द से आपसे सहमत नहीं हूं। कैसा रहता है कि पार्टी का एक एजेंडा रहता है कि पार्टी को आगे हमें किस तरह से बढ़ाना है। तो मेरा भी यही है विचार कि कुछ एक्सपीरियंस्ड लोग जो कार्यकारिणी में होने चाहिए और कुछ यंग ब्लड वो भी कार्यकारिणी में होने चाहिए कि यंग ब्लड को काम करने का बहुत लगन है, बहुत उनको शौक है काम करने का, लेकिन उनको रास्ता दिखाने के लिए बुजुर्ग एक्सपीरियंस्ड लोग जरूर उसमें चाहिए। जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जिनको पद भी मिले और उन्होंने काफी कुछ काम भी किए, तो वो सारे लोग भी फिर से क्या आपकी टीम में दिखेंगे? देखिए, ये बातें मेरिट पे होती हैं कि उन्होंने क्या कार्य किए, उसकी एक एनालिसिस होगी और फिर वरिष्ठ ऊपर महाराष्ट्र प्रदेश से कैसे इंस्ट्रक्शंस आते हैं कार्यकारिणी बनाने के समय पे, तो उसको सबको ध्यान पे रखते हुए कार्यकारिणी बनाई जाएगी। अब उल्लासनगर की राजनीति में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि कालानी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। इसके बारे में आपको पास क्या जानकारी है, क्या शहर में हो रहे हैं? मेरे पास अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। कुछ न्यूज़पेपर में या यूट्यूब चैनल पे या यूट्यूब पे जो न्यूज़ आती है या व्हाट्सएप पे न्यूज़ आती है उसमें जिक्र है कि कालानी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे खड़े हैं। तो ये जो फैसला है ये सब देवेंद्र फडणवीस जी, बावनकुले जी और चौहान साहब करेंगे और जो वो फैसला करेंगे वो सब सोच समझ के करेंगे। अभी न्यूज़पेपरों में कुछ ऐसा भी जिक्र था कि पिछले दो चार दिनों के अंदर ही रविंद्र चौहान के साथ कालानी की गुप्त मीटिंग हुई। इस पर क्या खुलासा है? अभी मीटिंग गुप्त हुई है तो फिर मेरे पास तो कैसे जानकारी होगी, क्योंकि वो मीटिंग ही गुप्त है। आपने इस बारे में अपने नेता रविंद्र चौहान से जानकारी हासिल की है या उन्होंने कुछ बताया है? हमारा पार्टी का जो प्रोटोकॉल है तो वो मैं वरिष्ठों से नहीं पूछ सकता हूं कि आपने किससे मीटिंग की, क्यों की, कभी की, ये मैं नहीं पूछता हूं। जब भी उनको उचित समय लगेगा तो मुझे जरूर बताएंगे। चलिए, ऐसा अगर हो जाता है कि कालानी फिर से बीजेपी में आ जाए तो राजेश वदरिया की रणनीति कैसे रहेगी? वो तो उस समय पे घोषित होगी, अभी उसके बारे में बोल के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ये ऐसा है कि इफ और बट वाला सवाल है कि वो आएंगे तो आप क्या करेंगे, वो नहीं आएंगे तो आप क्या करेंगे। तो इस सवाल का कोई जवाब हो ही नहीं सकता है। यह सवाल आपसे इसलिए भी था क्योंकि लगातार आप कालानी और कालानी समर्थकों के लिए सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, आप लगातार उनके खिलाफ कटाक्ष करते दिखते हैं। देखिए, जहां वो गलत करेंगे तो मैं आवाज उठाऊंगा। मेरा पहला भी एक नारा रहा है कि जुल्म करना नहीं है और जुल्म सहना भी नहीं है। तो मेरा आज भी वही उसूल है कि मैं जुल्म करूंगा नहीं, लेकिन जुल्म सहूंगा नहीं। और जनता के ऊपर और किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर ऐसा कोई जुल्म होता है और मेरे ध्यान पे वो बात लाएगी तो मैं जरूर उस जुल्म करने वाले के सामने खड़ा रहूंगा, चाहे वो कोई भी हो। उल्लासनगर महापालिका के चुनाव जल्द होने वाले हैं। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी, उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार है? पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि यह सवाल भी आपसे इसके लिए पूछा क्योंकि शहर की जो हालात है, जो पब्लिक की नाराजगी है, तो आप इन पब्लिक के नाराजगी को लेकर आप उनके पास कैसे पहुंचोगे? देखिए, अभी अभी कुछ समय पहले आमदार का चुनाव हुआ था। आमदार के चुनाव में हमने 30,000 से ज़्यादा वोटों से ये उल्लासनगर की सीट जीती है। पास में कल्याण पूर्व जिसमें उल्लासनगर 4 का पट्टा आता है, अंबरनाथ जिसमें उल्लासनगर 5 का पट्टा आता है, हर जगह पे हमने लीड हासिल की है। तो जनता में कोई नाराजगी वाली बात मुझे तो नहीं लग रही है। जनता बहुत खुश है, चाहे वो लाडली बहना की योजना हो। लोग कहते थे कि इलेक्शन के बाद बंद कर देंगे, आपको पैसा नहीं मिलेगा, ऐसी बहुत सारी अफवाहें थी, लेकिन आज तक लाडली बहनाओं को उनका अधिकार मिलते आ रहा है और आगे मिलेगा।
सुरेश भाई, अभी तो आप अध्यक्ष हो चुके हो, अब आपकी आगे के जो कार्य हैं, जो रणनीति रहेगी, किस तरीके से पार्टी को बढ़ाने को लेकर या संगठन के समझ के हिसाब से और चुनाव को लेकर कैसे होगी? देखिए, पहले तो संगठन को और मजबूत करना है, इसको एक ऐसी लेवल पे लाके अपने को रखना है कि जैसे संगठन जब भी चुनाव आए रेडी है। 45 प्लस उल्लासनगर महानगर पालिका में सीटें आनी चाहिए। बाकी जो कार्य है इस समय पे जो मेरे सामने कार्य है वो ऐसा है कि कुछ रास्तों की स्थिति ठीक नहीं है, उन रास्तों को वापस, अगर कंक्रीट है तो कंक्रीट करवाना, रिपेयर करवाना, और डांबर है तो डांबर से उनको वापस यथोस्थिति पे लाना। साथ में पानी की लाइन, केबल की लाइन और सीसीटीवी की लाइन और ड्रेनेज की लाइन, इन्होंने काफ़ी एक्सकवेशन किया है, उसको रीइंस्टेट करना और आने वाली बारिश से पहले ये कार्य हमें पूरा करना है। साथ में स्कूलों को मैं खास ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हमारे पास उल्लासनगर महानगर पालिका के जो स्कूल्स हैं वो 7वीं कक्षा तक हैं। इसके लिए जो बच्चे 7वीं कक्षा पढ़ के जाते हैं तो उनको 8वीं कक्षा के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए उल्लासनगर में एडमिशन नहीं मिलती है तो अंबरनाथ तक उनको जाना पड़ता है। और साथ में उल्लासनगर महानगर पालिका के सेमी इंग्लिश और इंग्लिश के स्कूल चालू होने चाहिए। हमने पूरा फॉलोअप करके जो 2 नंबर ओटी में 18 नंबर और 24 नंबर के जो स्कूल हैं वो लगभग बन के तैयार है, और उस स्कूल में नया जो एकेडमिक ईयर चालू होगा, पढ़ाई चालू हो जाएगी। और साथ में मेरी ये कोशिश रहेगी उसमें 8वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई हो और सेमी इंग्लिश और इंग्लिश के स्कूल भी उल्लासनगर महानगर पालिका चालू करे। आपने उल्लासनगर महापालिका में 45 प्लस की बात करी, तो इन चुनाव में आपका गठबंधन के साथ कैसा होगा, कैसे आपकी रणनीति बनेगी, इस विषय पर कुछ बातें हुई है? अभी तक तो कोई ऐसी बातें नहीं हुई है। अभी आपने दूसरी भी बात कही कि उल्लासनगर महापालिका के स्कूलों के विषय में बात की। मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि हमारे शहर में सिंधी आबादी है, सारे सिंधी स्कूल बंद हो चुके हैं, इसको लेकर आप क्या समझ रखते हैं? आपका सवाल एकदम सही है। इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सिंधी मीडियम के स्कूल फिर से उल्लासनगर महानगर पालिका शुरू करे, और इसमें कुछ महाराष्ट्र शासन की भी अगर मदद लगेगी तो हम उनसे भी मदद लेंगे और आयुक्त से मिलके हम लोग ये मांग करेंगे कि सिंधी स्कूलों को फिर से शुरू किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।